नमस्कार दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 27वां भाग है। पहले के 26 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। नैना रचना से बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं, तुम्हें अपनी भाभी का दर्जा दूं, तो प्लीज़ तुम कैसे भी करके मुझे 10 लाख रुपए लाकर दे दो। अब तुम पैसे भैया से मांगो या जिससे मांगो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर प्लीज़ आज शाम तक मुझे 10 लाख रुपए दे दो। हाँ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे मैंने मंगवाए हैं। रचना नैना की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। नैना रचना के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। रचना के चेहरे में अब परेशानी उसे साफ साफ नजर आ रही थी। नैना उसे देखते हुए बोलती है, अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम बोल सकती हो, पर अपनी जुबान बंद रखना। मेरे मामलों में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रचना बोली, नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से 10 लाख रुपए ले लूँगी। नैना के होठों पर रचना की ये बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उससे बोलती है, थैंक यू सो मच, तुम शाम तक मुझे पैसे दे देना, मैं अब चलती हूँ। इतना बोलकर नैना मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। रचना उसे जाते हुए देख रही थी और यही सोच रही थी कि वो विजय से पैसे कैसे मांगेगी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। रचना पलटकर पीछे की तरफ देखती है। उसके सामने शान खड़ा था। शान रचना से बोलता है, भाभी आप यहाँ हो और मैं आपका ट्रायल रूम के बाहर कब से इंतजार कर रहा था। मैंने फिर स्टाफ गर्ल से भी बोला कि वो अंदर जाकर चेक करे। उसने चेक करके बताया कि वहाँ कोई नहीं है। मैं तो डर गया था कि पता नहीं आप अचानक से कहाँ चली गई, पर आप यहाँ क्या कर रही हो। रचना अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बोलती है, सॉरी शान जी, मैं एक ड्रेस देखने आ गई थी। शान बोला, तो आपको कोई दूसरी ड्रेस चाहिए तो आप वो ले सकती है। रचना बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपकी दी हुई ये ड्रेस बहुत पसंद है और इसकी फिटिंग भी ठीक है, चलिए अब चलते हैं। शान बोला, ठीक है भाभी, चलिए चलते हैं। वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है, यहाँ से सीधा रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना खाकर फिर घर चलेंगे। रचना उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं शान जी, घर चलते हैं ना, मैं आपके लिए घर में बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी का नाम सुनकर शान के मुंह में पानी आ जाता है। वो रचना के हाथ से वो ड्रेस लेते हुए बोलता है, तो फिर जल्दी चलिए भाभी, मेरे पेट में अभी से चूहे दौड़ने लगे। रचना उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। दोनों फिर बिल काउंटर पर जाते हैं। शान बिल भरता है और थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। रचना अपने कपड़े बदलकर फ्रेश होती है और फिर किचन में बिरयानी बनाने चली जाती है। कुछ देर के बाद वो सबके लिए बिरयानी बनाती है। वो पहले बिरयानी को टिफ़िन में पैक करती है और फिर बाहर आती है। शान बाहर सोफे पर ही बैठा मोबाइल चला रहा था। रचना उसके पास आकर बोलती है, शान जी, बिरयानी रेडी है, मैं लगाऊं डाइनिंग टेबल पर। शान बोला, हाँ भाभी, जल्दी से लगा दो, मैं माँ, दादी और बड़ी माँ को बुलाकर लाता हूँ। रचना बोली, ठीक है, आप जाइए, सबको लेकर आइए। शान फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद अमृता, सुरेखा और सावित्री भी आकर डाइनिंग टेबल के पास लगे चेयर पर बैठ जाती है। शान भी जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाता है। रचना दो नौकरों की मदद से डाइनिंग टेबल पर बिरयानी लगाती है और फिर सबकी प्लेट में निकाल कर देती है। शान जैसे ही बिरयानी अपने मुंह में डालता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, भाभी ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी है, मैंने यहाँ के बड़े बड़े होटल में जितनी भी बिरयानी खाई है ना, ये उन सबसे ज़्यादा टेस्टी है। अब तो मैं कभी भी होटल में खाना खाने नहीं जाऊँगा। रचना उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बिल्कुल, आपको होटल में जाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, आपको जब भी जो खाने का मन हो तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। शान बोला, बिल्कुल भाभी। रचना फिर अमृता से बोलती है, माँ, मैं विजय जी के ऑफिस जाना चाहती हूँ, उनके लिए भी बिरयानी लेकर, तो क्या मैं जा सकती हूँ। अमृता बोली, हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, आप शान के साथ चली जाना। रचना अमृता की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद शान रचना को लेकर विजय के ऑफिस के पार्किंग एरिया में कार रोकता है।
रचना उस ऑफिस को देखने लगती है। विजय का ऑफिस इंडिया के ऑफिस से भी काफ़ी बड़ा और लग्जीरियस था। शान कार पार्किंग में करके रचना के पास आकर बोलता है, भाभी अंदर चले। रचना अपना सर हाँ में हिला देती है। शान फिर रचना को प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले जाता है, जो सिर्फ विजय ही यूज करता था। उसके अलावा किसी और को भी वो लिफ्ट यूज करने की परमिशन नहीं थी। शान रचना को उस लिफ्ट से 10th फ्लोर पर ले जाता है, जहाँ विजय का केबिन था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही दोनों बाहर आते हैं और विजय के केबिन की तरफ जाने लगते हैं। ऑफिस के स्टाफ शान को किसी लड़की के साथ देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले शान कभी किसी लड़की के साथ ऑफिस नहीं आया था और ऊपर से शान रचना को बार बार भाभी भी बोल रहा था। ये सुनकर भी सबको हैरानी हो रही थी। शान फिर रचना को विजय के केबिन का दरवाज़ा दिखाते हुए बोलता है, भाभी ये भैया का केबिन है, अब आप जाओ अंदर, मैं बाहर ही हूँ। रचना उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और फिर केबिन का दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तभी विजय की गुस्से भरी आवाज़ आती है, पिछले आधे घंटे से मैं फाइल मांग रहा हूँ और तुम अब आए हो। विजय की आवाज़ बहुत जोर की थी, जिसे बाहर स्टाफ के साथ शान ने भी सुना था। रचना विजय का गुस्सा देखकर घबरा जाती है। विजय का ध्यान अपने लैपटॉप पर था, पर वो जैसे ही नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखता है तो रचना को दरवाजे के पास खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। रचना धीमे कदमों के साथ विजय की तरफ आती है। वो फिर टिफिन टेबल पर रखकर विजय से बोलती है, विजय जी मैं आपके लिए लंच बनाकर लाई थी, पर लगता है कि मैं गलत समय पर आ गई। आप अभी बिजी हो और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बस आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि आप ये खाना खा लेना, मैं अब चलती हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही मुड़कर जाने लगती है तभी विजय अपनी चेयर से उठकर पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि रचना को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो सीधा विजय के सीने से जा लगती है। विजय भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो फिर रचना के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। रचना विजय के सीने से लगी हुई थी। विजय उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, सॉरी रचना, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। वो मैंने अपने मैनेजर को आधा घंटा पहले बोला था एक इम्पोर्टेंट फाइल लाने के लिए, पर वो अभी तक नहीं आया। तुमने दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा वो फाइल लेकर आया होगा, इसीलिए मैं बिना देखे चिल्ला दिया। सॉरी तुम डर गई तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। रचना अपनी नज़रें उठाकर विजय की आंखों में देखकर बोलती है, कोई बात नहीं विजय जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। विजय फिर मुस्कुराकर टिफ़िन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम टिफ़िन लेकर आई हो मेरे लिए, पर क्या ज़रूरत थी, मैं बाहर से कुछ मंगवा कर खा लेता। रचना बोली, बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है, मैं आ गई ना, अब आप यही खाइए, मैं आपके लिए बिरयानी बनाकर लाई हूँ। आप सोफे पर बैठिए, मैं प्लेट में निकाल कर देती हूँ। विजय के मुंह में बिरयानी का नाम सुनकर पानी आ जाता है, क्योंकि उसे बिरयानी बहुत पसंद था। वो जल्दी से आकर सोफे पर बैठ जाता है। रचना फिर टिफ़िन खोलकर एक प्लेट में बिरयानी निकालती है, फिर वो भी विजय के बगल में आकर बैठ जाती है। विजय उसके हाथों से बिरयानी की प्लेट लेकर बिरयानी खाने लगता है। वो इस समय बहुत ही क्यूट लग रहा था। रचना मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वो फिर अपना मोबाइल निकालकर उसके एक फ़ोटो बिरयानी खाते हुए अपने कैमरे में कैद कर लेती है। विजय मुस्कुराकर उससे बोलता है, जान ये तो बहुत टेस्टी बना है, मेरा तो मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूँ। रचना उसकी बात सुनकर हंसते हुए अपना हाथ उसके आगे करके बोलती है, तो लीजिए चूम लीजिए। विजय उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करने लगता है। रचना ये देखकर फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। विजय भी हंसते हुए बिरयानी खाने लगता है। कुछ देर के बाद रचना टिफ़िन बंद करके वापस बैग में डाल देती है और विजय से बोलती है, विजय जी अब मैं चलती हूँ, आप अपना काम कीजिए। इतना बोलकर वो जैसे ही उठने को होती है तभी विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में खींच लेता है, जिससे रचना सीधा उससे गोद में आकर बैठ जाती है। विजय फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है,
इतनी जल्दी क्या है जाने की? अभी अभी तो आई हो, थोड़ी देर रुको ना। मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हें खुद से दूर जाने देने का। रचना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी उसे नैना की बात याद आती है। वो फिर विजय से बोलती है, विजय जी, आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगे? विजय उसके गालों पर किस करके बोलता है, मांगो ना, तुम तो मुझसे कुछ मांगती ही नहीं हो। दूसरी बीवियों को देखो, अपने पति से कितने डिमांड करती है, और एक तुम हो जो कोई डिमांड नहीं करती। रचना उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, क्योंकि आप मुझे मांगने से पहले ही सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी। पर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विजय बोला, क्या चाहिए बताओ? रचना बोली, वो 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 इसके आगे भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। विजय ये देखकर उसे अपने बगल में बैठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही हो? बताओ क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। बस हुक्म करो मेरी जान। रचना बोली, वो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि पहली बार उसने विजय से इतने सारे पैसे जो मांगे थे। इसीलिए रचना को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। विजय रचना के चेहरे को देखने लगता है। विजय फिर सोफे से टेबल तक जाता है और मोबाइल से मैनेजर को कॉल करके 10 लाख रुपए लेकर आने के लिए कहता है। रचना विजय की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। विजय फिर उसके बगल में आकर बैठ जाता है। रचना बोली, विजय जी, आप मुझसे नहीं पूछेंगे क्या कि मुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? विजय मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर बोलता है, नहीं, नहीं पूछूंगा, क्योंकि पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है। अगर पैसे चाहिए तो किसी काम के लिए ही चाहिए होंगे, और वैसे भी मैं पैसे कमा किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। तुम्हारा जितना मन हो तुम उतना खर्च कर सकती हो। मैं फिर से कमा लूँगा। आखिर तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ रचना, इसलिए मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहता। रचना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर उसके गले लग जाती है। विजय को आखिर उसके ऊपर इतना भरोसा जो था, और वो उससे बहुत प्यार भी करता था, ये देखकर रचना की आंखें नम हो गई थी। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।